हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेस। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और ग्राफ के थ्रू मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम किसी भी रिएक्शन का एवरेज रेट कैलकुलेट कर सकते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। और आज हम स्टडी करेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे हमारा जो रिएक्शन का रेट होता है वो कैसे डिपेंड करता है। मतलब अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं हम तो उससे रेट पे क्या इफेक्ट होगा। ओके, तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं जो पिछली वीडियो में हमने करा था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो क्या होता है। रेट ऑफ अ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जो चेंज का साइन होता है वो डेल्टा होता है। चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, और क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है तो माइनस साइन लगा देंगे। इसी तरीके से रेट ऑफ अ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टाइम। तो टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे चेंज होती है, दिस इज अवर रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो ये हमने स्टडी किया था। और अगर ये हमें इंस्टेंटेनियस रेट के लिए निकालना है तो वहां पे जो हमारा रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख देंगे माइनस डी बाई डी टी ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आर। इसी तरीके से रेट ऑफ अ रिएक्शन इज चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो ये जो नीचे मैंने जो रेट लिखा है ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट होता है। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हमें रेट कैलकुलेट करना है तो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। और अगर हमें किसी दो टाइम के बीच में, किसी पीरियड ऑफ टाइम के बीच में, किसी इंटरवल में हमें कैलकुलेट करना है तो वो हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला है ये हमारा बेसिकली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये जो नीचे वाला रेट मैंने लिखा है ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। समझ आया? तो ये मैंने पिछली वीडियो में पूरा कंप्लीट डिस्कस किया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले पिछली वीडियो को देखिए, तभी आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझ आएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, मान के चलिए हमारे पास कोई एक जर्नल केमिकल रिएक्शन है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी। यहाँ पे कैपिटल ए एंड कैपिटल बी हमारे रिएक्टेंट्स हैं, और कैपिटल सी और कैपिटल डी हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, और स्मॉल ए स्मॉल बी हमारे सेचोमेट्रिक कॉफिशिएंट है रिएक्टेंट्स के, और स्मॉल सी एंड स्मॉल डी हमारे क्या है, सेचोमेट्रिक कॉफिशिएंट है हमारे प्रोडक्ट्स के। तो जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके लिखते हैं तो बैलेंस करने के बाद जो हमारे कॉफिशिएंट्स आते हैं उन्हीं को हम सेचोमेट्रिक कॉफिशिएंट बोलते हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शन के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो द रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू सम पावर एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने देखो क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। देखिए ये यहाँ पे जो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं मोलर कंसंट्रेशन होता है, तो मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन भी बोल सकता हूँ, लेकिन ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू पावर एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की जो पावर है वो एक्स और वाई है, जहां पे आपके एक्स और वाई सेचोमेट्रिक कॉफिशिएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एक्स एंड वाई कैन बी योर सेचोमेट्रिक कॉफिशिएंट और इट विल बी डिफरेंट, ये अलग भी हो सकते हैं और आपके सेचोमेट्रिक कॉफिशिएंट भी हो सकते हैं। अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो आप क्या लिख दोगे, रेट इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, के ए की पावर आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक्स हो जाएगी, और यहाँ पे आपकी बी की पावर कितनी हो जाएगी, बी की पावर यहाँ पे वाई हो जाएगी। ये जो यहाँ पे कांस्टेंट के आता है, इसी कांस्टेंट को हम क्या नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। समझ आ रहा है? सो इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट होता है, अगर मैं आपसे कहूंगा कोई भी केमिकल रिएक्शन मैंने आपको दे रखी है उसका रेट लिख दो, तो रेट कैसे लिखोगे, रेट ऑफ दैट रिएक्शन इज इक्वल टू
K times K is the constant, molar concentration of reactant, each raised to power सम वेरिएबल। तो पावर आपके यहाँ कुछ भी हो सकती है। अब देखिए पावर हमें कैसे पता लगेगा, ये जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की पावर है ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। हम डायरेक्टली किसी भी केमिकल रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते हैं कि एक्स और वाई क्या होगा। वी हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट एंड बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट वी कैन ओनली फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। समझ आया? तो हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि कैसे जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो देखिए मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन क्या है, 2NO प्लस O2 गोज टू 2NO2। तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है और यहाँ पे हमारे जो रिएक्टेंट्स है वो क्या है, NO इज द रिएक्टेंट एंड O2 इज द रिएक्टेंट। और हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन रहा है, NO2 बन रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली डाटा एक टेबल दे रखी है। इस टेबल से हमको समझना है कि कैसे कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट चेंज होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम NO की कंसंट्रेशन, NO मतलब जो हमारा रिएक्टेंट है, पहले हम NO की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे और O2 की कंसंट्रेशन को फिक्स रखेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे रेट पे क्या चेंज आया है। समझ आया? हम इस डाटा को देखिए कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, पहले हम NO की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे और O2 की कंसंट्रेशन को फिक्स रखेंगे और हम देखेंगे जो हमारा रेट है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, हम O2 की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे और NO की कंसंट्रेशन को फिक्स कर देंगे। फिर हम देखेंगे जो हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को इंक्रीज कर देंगे। फिर हम देखेंगे हमारा रेट किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से हमें रेट का कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंस पता चल जाएगा। समझ आया? एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करेंगे, दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को फिक्स कर देंगे और फिर देखेंगे प्रोडक्ट का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो कितना है। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे, फर्स्ट की कंसंट्रेशन को फिक्स कर देंगे। फिर हम इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे प्रोडक्ट का। समझ आया? फिर वहां से हम एनालाइज करेंगे कि किस तरीके की डिपेंडेंस है। तो अब देखिए सबसे पहले इनिशियल कंसंट्रेशन NO की, तो NO की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 0.30 है और O2 की भी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 0.30 है। जब दोनों की कंसंट्रेशन 0.30 है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो कितना है, 0.096। ठीक है, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। अब देखो, अब इन्होंने क्या किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने NO की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। पहले NO की कंसंट्रेशन 0.303, फिर इसको डबल कर दिया 0.60 हो गया। लेकिन सेकंड एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं किया, वो एज इट इज है। तो देखो रेट क्या हो गया, पहले जो रेट ऑफ फॉर्मेशन था वो 0.096 था, फिर हमारा जो रेट है वो 0.384 हो गया। तो 0.384 है वो 4 टाइम्स है किसका, 0.096। तो अगर मैं 0.096 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिल जाएगा, 0.384 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने NO की कंसंट्रेशन को डबल किया तो जो रेट है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। समझ आया? NO की कंसंट्रेशन को जब हमने डबल किया तो रेट कितना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, NO की कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया। स्टार्टिंग में कितनी थी, 0.30, और फिर हमने थर्ड एक्सपेरिमेंट में इसको फिक्स कर दिया 0.30। लेकिन अब हमने O2 की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। O2 की कंसंट्रेशन 0.30 थी, अब हमने डबल करके थर्ड एक्सपेरिमेंट में 0.60 कर दिया। फिर हमने रेट देखा, पहले रेट कितना था स्टार्टिंग में, 0.096 था, और जब हमने O2 की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट कितना हो गया, हमारा डबल हो गया। 0.096 का डबल कितना होता है, 0.192 होता है। समझ आ रहा है आपको क्या हुआ है? तो हमने जब NO की कंसंट्रेशन को डबल किया तो हमारा रेट 4 टाइम्स हो गया। एक चीज ध्यान से समझना आप। देखिए NO की कंसंट्रेशन, तो मैंने यहां पे लिख दिया NO की कंसंट्रेशन, जब हमने NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर किया तो रेट हमारा 4 टाइम्स हो गया, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तभी तो 4 आएगा। और जब हमने O2 की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट भी हमारा डबल हो गया। इस चीज को समझिए। मान के चलिए मैं पोटेंशियल को, मेरा पोटेंशियल 1 वोल्ट है। कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल 1 वोल्ट है, तो जो करंट है वो भी कितना मिल रहा है, 1 एम्पियर मिल रहा है। इस टर्म को ऐसे आप समझिए। तो
हमारा जो पोटेंशियल है 1 वोल्ट है तो करंट भी 1 मिल रहा है। फिर मैंने पोटेंशियल को 2 वोल्ट कर दिया तो करंट मेरा 4 एम्पियर हो गया, 4 गुना बढ़ गया। कब? जब मैंने वोल्टेज को 2 कर दिया। इसका मतलब जो करंट है वो वोल्टेज के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। स्क्वायर पे डिपेंड क्यों कर रहा है? क्योंकि जब मैंने वोल्टेज को यहाँ पे 2 रखा तो 2 का स्क्वायर मुझे कितना मिल गया? 4 मिल गया। तो इसका मतलब करंट है वो V के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। सेम इसी तरीके से यहां पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो रेट है वो NO2 की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि NO की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो रहा है। तो कंसंट्रेशन जो रेट है वो यहाँ पे NO के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। समझ आया? और ऑक्सीजन O2 के किस चीज पे डिपेंड करेगा? O2 की पावर 1 पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जब हमने O2 की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट हमारा वहां पे डबल हो गया। चलिए मैं इस चीज को भी आपको समझा देता हूं। देखिए, मान के चलिए अगेन कि स्टार्टिंग में मेरी वोल्टेज V होता है और करंट की यूनिट कितनी होती है? एम्पियर होती है। तो स्टार्टिंग में जब मेरी वोल्टेज 1 थी तो करंट भी 1 फ्लो कर रहा था। जब मैंने वोल्टेज को 2 कर दिया, करंट भी 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। वोल्टेज को 3 कर दिया तो करंट भी 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है। इसका मतलब V किसके प्रोपोर्शनल है? I के प्रोपोर्शनल है, मतलब I की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। समझ आया? इसी तरीके से जब हमने O2 की कंसंट्रेशन को डबल किया तो हमारा रेट भी डबल हो गया। जब हम O2 की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स करेंगे तो रेट भी 3 टाइम्स हो जाएगा। जब हम O2 की कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स करेंगे तो रेट भी 4 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब जो रेट है वो O2 की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे O2 बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट बढ़ रहा है, तो पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप NO की कंसंट्रेशन को पहले 1 थी तो रेट भी आपका 1 था। जब आपने NO की कंसंट्रेशन को 2 किया तो रेट यहाँ पे 2 नहीं हुआ, रेट यहाँ पे 4 हो गया, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रेट है वो NO के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। So this is the dependence of rate of reaction on the concentration of reactant for this particular reaction. समझ आया? तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल लिया था NO plus O2 goes to NO2, यहाँ पे NO की और O2 की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट किस टाइप से चेंज हो रहा है वो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली स्टडी कर लिया है। तो रेट की डिपेंडेंस क्या होगी यहाँ पे? NO की तो स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, O2 की 1 पे डिपेंड करेगा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो आपका X और Y हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है? सो फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? व्हेन NO प्लस O2 गोज टू NO2, तो इस रिएक्शन के लिए जो हमारा रेट होगा, आप कैसे लिखोगे इस रिएक्शन का रेट? रेट इक्वल टू K, मतलब रेट कांस्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO रेज टू द पावर 2 हमने पढ़ लिया है, और O2 रेज टू द पावर 1 हो गया। ये जो आपके 2 और 1 है यही हमारे क्या है? यहाँ पे X और Y है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन X इक्वल टू 2 एंड Y इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होगा? K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर। और वो पावर आपको कैसे पता लगेगी? वो पावर आपको एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगी। डायरेक्टली आप रिएक्शन को देख के उसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देख के नहीं बता सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे वही हमारे X और Y होंगे। कई बार ऐसा होगा कि X और Y स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो सकते हैं, लेकिन एवरी टाइम ऐसा नहीं होगा। वो हमें एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलेगा कि रेट किस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। समझ आए स्टूडेंट्स? तो ये मैंने आपको बता दिया है। देखिए, तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे अभी समझाई थी। जो रेट है इस रिएक्शन के लिए वो K टाइम्स NO की कंसंट्रेशन के स्क्वायर पे और O2 की 1 पे डिपेंड करेगा। समझ आया? उसके बाद देखिए, इसी को हम डिफरेंशियल रेट में लिख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था जो रेट है इस रिएक्शन का वो क्या आ गया? K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर और कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। अब रेट को हम कैसे लिख सकते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, ये रेट हम लिखना सीख ही गए, इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 और O2 की पावर 1 आ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, इसी का नाम हम क्या रख देते हैं? दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन। तो ये हमारा डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, समझ आया? सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, या इसको हम रेट लॉ भी बोल देते हैं, रेट एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया है कि रेट का कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंस कैसे होता है। कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो। सम अदर एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। CHCl3 प्लस Cl2 गोज टू CCl4 प्लस HCl। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन क्या मिल गई हमारी?
रेट इक्वल टू के टाइम्स, तो देखिए यहां पे CH Cl3 की कंसंट्रेशन 1 पे डिपेंड कर रही है और Cl2 की कंसंट्रेशन हाफ पे डिपेंड कर रही है। सो ये रेट हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला है। इसी तरीके से इस पर्टिकुलर रिएक्शन का भी आप देख सकते हो, इसका भी जो रेट है वो k टाइम्स है CH3COO की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, और वाटर की 0 कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अब इसको आप समझिए, देखिए यहां पे इन्होंने लिख रखा है जो रेट है फॉर दिस रिएक्शन k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO तो यहां पे ये इन्होंने कंसंट्रेशन लिख रखी है, इसकी पावर 1 है, और यहां पे जो वाटर है H2O उसकी पावर देखो इन्होंने 0 लिख रखा है। इस 0 का मतलब पता है क्या है, कि अगर आप वाटर की कंसंट्रेशन को चेंज करते हो तो रेट यहां पे चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसकी 0 पावर पे डिपेंडेंस है। मतलब H2O को अगर आप चेंज करते हो, अगर आप H2O की कंसंट्रेशन को डबल करते हो तो रेट आपका डबल नहीं होगा, रेट आपका एज इट इज रहेगा। सो दैट्स व्हाई रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन 0 ऑफ हाइड्रो वाटर। तो H2O की 0 पावर पे डिपेंड कर रहा है। समझ आया? अगर कंसंट्रेशन डबल होती है और रेट भी डबल होता है तो पावर 1 पे डिपेंड करेगा। अगर कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो रहा है तो पावर 2 पे डिपेंड करेगा। अगर कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 8 गुना हो रहा है तो पावर 3 पे डिपेंड करेगा। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, आपको थोड़ा सा सोचना है बस, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने एक लाइन लिख रखी है कि यहां पे आप देख सकते हो, रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय मेयरली लुकिंग एट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को जस्ट देख के आप नहीं बता सकते हो कि जो रेट लॉ होगा वो क्या होगा। थ्योरेटिकल आप नहीं बता सकते हो, बट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो आपको एक्सपेरिमेंटली वो डिटरमाइन करना होगा। यू कांट प्रिडिक्ट इट थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली मतलब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे CHCl3 प्लस Cl2 गोज टू CCl4 प्लस HCl। अगर आप इस रिएक्शन को देखते हो तो यहाँ पे रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 है। तो अगर आप रेट लिखोगे तो दोनों की पावर 1 लिखोगे, लेकिन एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट करके क्या पता चला, जो रेट है वो क्लोरीन की हाफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, पावर हाफ पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन इक्वेशन को देख के डायरेक्टली क्या पता लग रहा है, 1 पे डिपेंड कर रहा है। तो इक्वेशन को डायरेक्टली देख के हम रेट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वी हैव टू गो फॉर द एक्सपेरिमेंट, we have to collect the experimental data, and after studying that experimental data we can only tell कि how the concentration depend upon the reactants। okay, reactants पे कैसे डिपेंडेंस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, देखिए ये बहुत इजी है। अभी हमने किसी भी रिएक्शन का रेट लिखा था, सो रेट ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो के कांस्टेंट आया था। फिर यहाँ पे आपकी ए की पावर कितनी हो गई थी, एक्स हो गई थी। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और बी की पावर वाई हो गई थी। तो यहाँ पे जो एक्स और वाई है अगर आप इनका सम करते हो, दिस एक्स प्लस वाई इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। समझ आया? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो जब भी हम किसी एक्सप्रेशन का रेट लॉ लिखते हैं, रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, वहां पे जो कंसंट्रेशन की पावर होती है अगर हम उनका सम करते हैं तो हमें ऑर्डर मिल जाएगा किसी भी रिएक्शन का। फॉर एग्जांपल यहां पे CHCl3 आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर रेट में, यहां पे CHCl3 की पावर कितनी है, CHCl3 की पावर 1 है, और Cl2 की पावर कितनी है, Cl2 की पावर हाफ है। तो इसका रेट कितना हो जाएगा, 1 प्लस हाफ विच इज इक्वल टू 3/2। तो 3/2 हो जाएगा। इसी तरीके से इस पर्टिकुलर रिएक्शन में NO2 की पावर 2 है, O2 की पावर 1 है, तो 2 + 1 3, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ये 3/2 ऑर्डर रिएक्शन हो गई। समझ आया? इसी तरीके से ये जो नीचे आपको एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे CH3COO यहाँ पे इसकी पावर 1 है, वाटर की पावर 0 है, तो 1 + 0 1 आ गया, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। समझ आया? तो जो भी आपके एक्सपोनेंट है, जो भी आपकी कंसंट्रेशन की पावर है, उनको आप सम कर दोगे एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसी तरीके से ऑर्डर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, अपॉन में भी हो सकता है। समझ आया? सो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी आइदर 0 1 2 एंड इट कैन बी फ्रैक्शन ऑल्सो। समझ आया? और अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन में वो ये बोलेंगे कि जो ये रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर किसी न्यूमेरिकल में वो बोलते हैं कि दिस रिएक्शन इज ऑफ थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो ऑर्डर का मतलब होता है एक्स प्लस वाई, जो एक्सपोनेंट की पावर है वो कितनी होगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आप यहां से एग्जांपल भी देख सकते हो, ये एक एग्जांपल है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे एनसीईआरटी का।
रेट दे रखा है आपको ओवरऑल ऑर्डर निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए ए की ए कंसंट्रेशन की पावर हाफ है, बी कंसंट्रेशन की पावर 3/2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 4/2 मतलब 2। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। सेकंड क्वेश्चन अब देख सकते हो यहाँ पे कंसंट्रेशन ए की पावर कितनी है 3/2, बी की कितनी है -1, 3/2 में -1 करोगे 1/2 आ जाएगा, तो ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। सिंपल प्रॉब्लम थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। अब देखिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला देख लीजिए आप। तो अभी हमने देखा था जो रेट है आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर सम एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर कुछ वाई हो गई, एक्स प्लस वाई हो गया ना। मतलब अब इस एक्स प्लस वाई को मैं एन नाम दे देता हूं, जो ऑर्डर हो गया एक्स प्लस वाई क्या हो गया आपका एन हो गया। तो यहां से के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा रेट अपॉन ए इंटू बी, जो भी हमारी कंसंट्रेशन है उनकी पावर मैंने कुछ एन मान लिया ए प्लस बी करके। ठीक है, सो ये जनरल एक्सप्रेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रेट की यूनिट डालनी है, कंसंट्रेशन की यूनिट डालनी है और एन डालना है। एन मतलब अगर आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो एन को आप 0 डाल दोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो एन की वैल्यू 1 डाल दोगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है एन की वैल्यू 2 डाल दोगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है एन की वैल्यू 3 डाल दोगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन, you will substitute the value of n, and after substituting the value of n you will get the unit of rate constant for different order reaction। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो हर ऑर्डर के लिए अलग अलग होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग होगी। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हो x प्लस वाई हमारा क्या होता है n होता है, जिसको हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने अभी आपको समझाया था, रेट अपॉन a की पावर x और b की पावर y। अब देखिए रेट की यूनिट क्या होती है, रेट होता है हमारा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। सो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम हमारा रेट होता है, अपॉन में a और b हमारी क्या है कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन की पावर n लिख दिया। अब अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आप क्या काम करोगे, देखिए तो आपकी k की यूनिट अगर जीरो ऑर्डर की बात करते हैं अगर हम, सो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो देखिए जीरो ऑर्डर में क्या हो जाएगा, K इक्वल टू कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर होती है। सो ये हो गया मोल पर लीटर, नीचे आपका टाइम है, टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी सेकंड हो जाएगी, और नीचे कंसंट्रेशन की पावर n है। अब n जीरो ऑर्डर के लिए n 0 डाल दोगे, किसी की पावर 0 1 हो जाता है, तो K की यूनिट क्या हो गई मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। सो दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में K की जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सो यू कैन इजीली सी इन दिस टेबल द यूनिट इज मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन की पावर n है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप कंसंट्रेशन की पावर n को 1 डाल दोगे। कंसंट्रेशन क्या होता है मोल पर लीटर होता है, तो मोल अपॉन लीटर डाल दोगे आप किस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे, और आपकी यूनिट निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट आराम से निकल के आ जाएगी। बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हो। अगर डाउट आता है नहीं हो पाती तो पूछ सकते हो आप मेरे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आता है टर्म वो आती है मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो देखिए मोलिकुलरिटी, अच्छा इससे पहले दो टर्म्स में आपको समझाता हूं। देखिए दो टाइप्स की रिएक्शन होती है, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक हमारे पास होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, और एक हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये दो टाइप की हमारे पास रिएक्शन होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। दोज रिएक्शंस विच कंप्लीट इन अ सिंगल स्टेप, जो एक स्टेप में कंप्लीट होती है वो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, और जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है वो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। समझ आया, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, जिसमें मैकेनिज्म होता है जो बहुत सारे स्टेप्स में कंप्लीट होती है। और देखिए बहुत ही कम ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप मींस दे आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि वहां पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और तब जाके वो रिएक्शन होती है। तो समझ आया, तो हम जनरली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की स्टडी करते हैं। चलिए अब हम मोलिकुलरिटी समझते हैं। आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हो मोलिकुलरिटी की। सो मोलिकुलरिटी the number of reacting species, atoms, ions or molecules taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of reaction। molecularity of reaction का मतलब ये होता है कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन को होने के लिए। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, देखिए जब भी कोई रिएक्शन होती है तो आपके रिएक्टेंट होते हैं,
तो कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। अब आपके जो रिएक्टेंट है वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं उस रिएक्शन को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल, दो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं तो बाइमॉलिक्यूलर हो जाएगी। अगर किसी रिएक्शन में तीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो वहां पे मॉलिक्यूलरिटी 3 हो जाएगी, मतलब ट्राई मॉलिक्यूलर हो जाएगी। अगर किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में ओनली सिंगल रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है तो यूनिमॉलिक्यूलर हो जाएगी। तो समझ आया, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है, कितने एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए या करने के लिए। जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे वो ही हमारी मॉलिक्यूलरिटी होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन की हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन एक स्टेप में होती है, तो उस सिंगल स्टेप को देख के हम बता सकते हैं कि कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल हमें अच्छी तरह क्लियर कर देता है। देखिए NH4NO2, तो यहां पे हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या है, NH4NO2, और प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पे, N2 + 2H2O, ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, 2H2O ये प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ओनली सिंगल है, यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट स्पीशीज है, NH4NO2 डिकम्पोज होकर N2 + वाटर दे रहा है, तो यहाँ पे ओनली सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से रिएक्शन हो रही है, तो ये हमारी इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 1 हो गई, तो ये यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। समझ आया। उसके बाद अगला एग्जांपल आप देख सकते हो, सेकंड एग्जांपल इज दिस, फर्स्ट मैंने बता दिया यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, सेकंड एग्जांपल में क्या है, 2HI 2 हाइड्रोजन आयोडाइड से हमारे प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, H2 + I2, ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हैं, 2HI मतलब HI + HI आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट हमारी स्पीशीज हैं, 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं इस रिएक्शन को होने के लिए। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, तो ये हमारी क्या हो गई यहाँ पे, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। सो कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, सो 2HI हमारी ये बाइमॉलिक्यूलर होगी। बाइमॉलिक्यूलर मतलब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं इस रिएक्शन को करने के लिए, सो दिस इज बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन एंड इट हैज मॉलिक्यूलरिटी 2। अगला एग्जांपल देखिए, 2NO + O2 इट गोज टू 2NO2, तो इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स तो NO के हैं और एक मॉलिक्यूल O2 का है, तो यहाँ पे 3 रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, बिकॉज हेयर 3 रिएक्टेंट्स कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग दिस केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो NO के हैं, 2NO का मतलब क्या हो गया, NO + NO, 2 NO के तो ये हो गए, एक O2 का हो गया, तो यहाँ पे 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो कोलाइड करके रिएक्शन को कर रहे हैं। सो दिस रिएक्शन इज ट्राई मॉलिक्यूलर बिकॉज हेयर 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग दिस केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। आई थिंक मॉलिक्यूलरिटी आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, उसके बाद देखिए, अब ये जो नीचे आपको एक बड़ी सी केमिकल रिएक्शन दिख रही है, ये टिपिकल सी कॉम्प्लेक्स सी केमिकल रिएक्शन दिख रही है, ये इस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये एक स्टेप में कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, ये बहुत सारे स्टेप्स में जाके कंप्लीट होगी, तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी हम हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन की ही डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो वहां पे हम मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। समझ आया। अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, अगर कोई रिएक्शन हमारी एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है तो वहां पे हम ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे और रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। समझ आया। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर हमारी कोई केमिकल रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है तो उस रिएक्शन का ऑर्डर कैसे पता लगाएंगे, उस रिएक्शन का रेट कैसे पता लगाएंगे और उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कैसे पता लगाएंगे। अभी मैंने आपको बोला था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को डायरेक्टली देख के हम मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के किसी एक पर्टिकुलर स्टेप को देख के हम मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं। मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की भी होती है, लेकिन कैसे पता लगाएं उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है, उसका एक प्रोसेस होता है। चलिए उसको समझते हैं।
एक रिएक्शन दिख रही होगी आपको ऊपर। रिएक्शन क्या है? 2H2O2। यहाँ पे जो 2H2O2 है वो यहाँ पे हमें डिकम्पोज होके क्या दे रहा है? 2H2O दे रहा है और प्लस O2 दे रहा है। तो रिएक्टेंट हो गया 2H2O2 और प्रोडक्ट हो गई 2H2O प्लस O2। अब देखने से तो ये रिएक्शन ऐसा लग रहा है एक स्टेप में हो गई, इस सिंगल स्टेप में हो गई, देखने से तो ऐसा लग रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होती है। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है देखने से तो लग रहा है ये एक स्टेप में हो गई, लेकिन ये असल में 2 स्टेप में होती है। देखिए पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है? H2O2 रिएक्ट करता है I नेगेटिव से आयोडीन के आयन से, और ये हमारा यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। और क्या बन जाता है यहाँ पे? H2O बन जाता है और प्लस यहाँ पे IO नेगेटिव फॉर्म हो जाता है। तो देखिए ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया जिसमें हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ये जो IO नेगेटिव है इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब जो थोड़े से टाइम के लिए किसी भी रिएक्शन में बनता है, ठीक है। इंटरमीडिएट मतलब ये शॉर्ट लाइफ, इसकी शॉर्ट लाइफ होती है, बहुत ही कम टाइम के लिए बनता है क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, ठीक है। और तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया इस रिएक्शन का। सेकंड स्टेप में क्या होगा? जो H2O2 है वो इस इंटरमीडिएट के साथ रिएक्शन करेगा और फाइनली क्या बन जाएगा हमारा? H2O प्लस I नेगेटिव और प्लस O2। तो आप यहाँ देख भी सकते हो ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में हो रही है। फर्स्ट स्टेप में हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है और सेकंड स्टेप में वो इंटरमीडिएट हमारे प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है। सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। अब एक बात सोचिए, ये रिएक्शन यहाँ पे 2 स्टेप में हुई है। अब कौन सा स्टेप इसका रेट डिफाइन करेगा, अब हमें वो पता करना है। विच स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? तो देखिए वो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है जिस स्टेप में आपका इंटरमीडिएट फॉर्म होता है फ्रॉम प्रोडक्ट साइड। मतलब जिस स्टेप में हमारा इंटरमीडिएट बनता है उस स्टेप को ही हम क्या बोलते हैं? स्लो स्टेप बोलते हैं, और वो ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्लियर नहीं हुआ? दोबारा से सुनिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। जैसे अगर कोई रिले रेस होती है, रिले रेस क्या होती है? एक ऐसी रेस होती है जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट होते हैं और उन सबको क्या होता है? एक रिले को पास करना होता है। एक खिलाड़ी दूसरे के हाथ में उस जो भी रिले में होता है उसको पास करता है, दूसरा खिलाड़ी तीसरे के हाथ में पास करता है, तीसरा चौथे के हाथ में। तो इस तरीके से जो रिले रेस होती है वो हर पार्टिसिपेंट पे डिपेंड करती है। अब मान के चलिए इस रिले रेस में टीम में एक कमजोर खिलाड़ी हो गया जो कम भाग सकता है, जो ज्यादा तेज नहीं भाग सकता। तो ये पूरी की पूरी जो रिले रेस है, ये पूरी की पूरी जो जीत होगी ये उसी खिलाड़ी पे डिपेंड करेगी। अगर वो खिलाड़ी तेज भागेगा तो पूरी टीम की जीतने के चांस बन जाएंगे, लेकिन अगर वो खिलाड़ी धीरे भागेगा तो वो दूसरे खिलाड़ी को पास नहीं करेगा, है ना। तो इसका मतलब रिले रेस टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्लो पार्टिसिपेंट। जो पार्टिसिपेंट स्लो होगा रिले रेस उसी पे डिपेंड करेगी। इसी तरीके से कोई भी जो रिएक्शन होती है उसका जो रेट होता है वो डिपेंड करता है सबसे स्लो स्टेप पे, और वही स्लो स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। समझ आया? अब वो स्लो स्टेप कौन सा होगा? तो अगर एक रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में होती है तो स्लो स्टेप हमारा वो होता है जहां पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है प्रोडक्ट साइड में। तो इस रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, इंटरमीडिएट कौन सा है? IO नेगेटिव। अब आप कहोगे इंटरमीडिएट कैसे पता लगेगा हमें किसी रिएक्शन में फॉर्म हुआ है? तो देखिए आपकी जो रिएक्शन थी वो क्या थी? 2H2O2 गोज टू 2H2O और प्लस O2। अब आप इस रिएक्शन को देख के इसमें आप बता ही नहीं सकते इंटरमीडिएट बनाए नहीं बनाए। ये IO नेगेटिव आपको ना रिएक्टेंट साइड दिख रहा है ना प्रोडक्ट साइड दिख रहा है। तो इंटरमीडिएट वो होता है जो आपको किसी रिएक्शन में डायरेक्टली दिखाई नहीं देता, लेकिन वो रिएक्शन में आता है और रिएक्शन को करके चला जाता है, मतलब कैटालिस्ट की तरह काम करता है जो रिएक्शन को तेज कर देता है। इंटरमीडिएट मतलब जो रिएक्शन के बीच में कुछ टाइम के लिए फॉर्म होता है और फिर फाइनली प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दिखाई नहीं देता है, लेकिन रिएक्शन में कुछ टाइम के लिए वो बनता है। तो इंटरमीडिएट हमेशा बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, और जिस स्टेप में आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो ही स्टेप आपका स्लो स्टेप होगा और वो ही स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अब आप ऑर्डर निकालोगे और मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन करोगे। लास्ट में समराइज कर देता हूं, अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है तो आपको सबसे पहले स्लोएस्ट स्टेप पकड़ना पड़ेगा। स्लो स्टेप कौन सा होगा? जिसमें आपका इंटरमीडिएट बनेगा प्रोडक्ट साइड में, और उसी स्टेप का फिर आप ऑर्डर निकालोगे
और जो उस स्टेप का ऑर्डर होगा वही आपका रिएक्शन का ऑर्डर होगा, जो उस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी होगी वही आपकी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी। तो सारा का सारा जो खेल होता है वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का होता है, यानी स्लो स्टेप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो स्टेप हमारा रेट डिफाइन कर रहा है वो कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेप क्या है, H2O2 प्लस आई नेगेटिव क्या बन गया, H2O बन गया, और इंटरमीडिएट बन गया IO नेगेटिव। ये प्रोडक्ट साइड बनाए, सेकंड स्टेप में ये जुड़ रहा है रिएक्टेंट के साथ। तो फर्स्ट स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा यहाँ पे। समझ आया आपको? अब देखिए, तो इस स्टेप की जो हमारा स्लो स्टेप है, जो हमारा यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो देखिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये जो स्टेप होगा ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। कौन सा स्टेप आपका ये? दिस स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये हमारा जो स्टेप होगा ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, जो स्टेप हमें रेट बताएगा। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और ये जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो आपका स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसी स्टेप की आपको मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर निकालना है। जो इस स्टेप का ऑर्डर होगा वो ही उस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर होगा। मतलब जो हमारा सबसे स्लो स्टेप होता है, जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उस स्टेप का जो ऑर्डर होता है वो ही हमारा उस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर होता है, जिस केमिकल रिएक्शन का ये स्टेप होता है। तो देखिए यहां पे हमारा एक रिएक्टेंट H2O2 है, एक हमारा I नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? सो यू कैन सी यहाँ पे जो रेट होगा, एक तो H2O2 की कंसेंट्रेशन 1 पे डिपेंड करेगा, और एक हमारा I नेगेटिव की कंसेंट्रेशन 1 पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा? 1 + 1 2 ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ये कैसे पता लगा? ये हमारा जो स्लो स्टेप है, इस स्लो स्टेप में जो भी रिएक्टेंट है उनके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आप देखोगे और उनका आप सम कर दोगे तो आपको रेट पता लग जाएगा। तो ये हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी भी आप निकाल सकते हो, जो स्लो स्टेप होगा उसी की मॉलिक्यूलरिटी आप निकालोगे, उसी पर्टिकुलर स्टेप की, उस एलिमेंट्री स्टेप की आप मॉलिक्यूलरिटी निकालोगे। तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल H2O2 है, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल I नेगेटिव है। तो कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो गए? यहाँ पे 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? सो फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, दिस पर्टिकुलर स्टेप, द मॉलिक्यूलरिटी इज 2। तो इस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आप नहीं निकाल सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो सबसे स्लो स्टेप होता है उस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी आप निकाल सकते हो। समझ आया? दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। जब भी कोई रिएक्शन एलिमेंट्री होती है, एक स्टेप में होती है, तो आप मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हो। लेकिन अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती है तो वहां पे आप मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाल सकते हो। लेकिन उस रिएक्शन में एक पर्टिकुलर जो आपका स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उस स्टेप का जो ऑर्डर होता है वो ही रिएक्शन का ऑर्डर होता है, और उस स्टेप की आप मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हो। मतलब उस पर्टिकुलर स्टेप की आप मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप में आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।